हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की क्लास का मेरा एजेंडा है आपके साथ डिस्कस करना विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी आईईएस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वन ऑफ द मोस्ट good paper conducted by UPSC and one of the coolest job as compared to the any other सिविल सर्विसेज जॉब, आईएएस आईपीएस आईआरएस, उन सब में देखा जाए कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो मैं पहले कुछ जॉब के बारे में भी बात करूंगा कि ये जॉब है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, पेपर फॉर्मेट क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, मेरे साइड से आपको क्या क्या रिसोर्स मिल सकता है उसके बारे में भी बात करूंगा। सारी बातें आज हम करने वाले हैं आराम आराम से, ठीक है। तो आओ जी, सबसे पहले ये देखते हैं कौन बंदा ये आईईएस दे सकता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप एमए के फाइनल ईयर में भी हो तब भी आप ये पेपर दे सकते हो। जनरली पहले आप बीए करते हो, फिर आप एमए करते हो, एमए के बाद ये कौन सा वो वर्ड होता है, कॉरपोरेट, है ना जी, कॉरपोरेट वाले। क्या पता कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कॉर्पोरेट छोड़ देते हैं, फिर रियलाइज होता है सेल्फ रियलाइजेशन। वो 12वीं क्लास में वो मैस्लो की थ्योरी नहीं थी, 5 बेसिक नीड्स, एस्टीम नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर रियलाइज होता है कि अब हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और उसमें सबसे अच्छा पेपर आता है आपके पास आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो भाई 23 साल की उम्र में जनरली एक बंदा एमए करता है, 24-25 साल में अगर आप काम करते हो यहाँ पे, फिर आप 25 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट करते हो, तो 1-1.5 साल आपको डिवोट करना पड़ेगा। मतलब 26-27 देखा जाए 27 साल की उम्र में आपका पहला अटेम्प्ट बन रहा है। यही साइकिल चलेगी ना, टाइम लगता है इसके सिलेबस में। बहुत लोग ये सोचते हैं आईएएस का पेपर तो बड़ा आसान है, आसान नहीं है किसने कहा। आप इसका सिलेबस में से ले सकते हो, यूपीएससी की साइट पे भी अवेलेबल है इसका सिलेबस, आप इसके पास्ट ईयर्स भी ले सकते हो। पूरी की पूरी एक मैंने पास्ट ईयर की बुकलेट बना रखी है, 2014 से लेकर 2022 तक के पेपर जितने हैं, 23 वाले तो अभी होना है। सो वो भी आएगा तो वो भी पेपर ऐड ऑन हो जाएगा उसमें, इसलिए तो आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल आसान नहीं है, बहुत डायनामिक, बहुत रिगरस पेपर है ये। आफ्टर ऑल यहाँ पे जो आपका काम है वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे काम करना है। भारत सरकार में एक काउंसिल होती है, आप डायरेक्ट पीएमईएसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में आप सीधा पहुंच सकते हो। डायरेक्टली यू वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के साथ आप काम करते हो वहाँ पे, और आपका जो कैडर बनता है वो बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पेपर निकलने के बाद हमारी जॉब क्या होगी, जरा ये तो बता दो। आपकी जॉब तो मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बजट बनाना है या इकोनॉमिक सर्वे बनाना है। बजट बनाना, इकोनॉमिक सर्वे बनाना आर अ पार्ट ऑफ जॉब, मगर वो पूरी की पूरी फुल फ्लेज जॉब नहीं है। आप किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो। आप चाहो तो आप एजुकेशन में आ सकते हो, हेल्थ में आ सकते हो, ट्रांसपोर्ट में आ सकते हो, और आप अपना लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है जी। आप अपना आईटी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड आपका जो इंडस्ट्रियल अफेयर्स है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो सारी मिनिस्ट्रीज में आप जा सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी होलिस्टिक जॉब। G20 अभी चल रहा है, 2 दिन पहले ही काशी में जो डेवलपमेंट मीट हुई, आप डेवलपमेंट मीट्स वगैरह जितनी भी G20 की मीट्स होती है आप उसमें ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, नीति आयोग में आप काम कर सकते हो। आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, यूएन में, वर्ल्ड बैंक में, या जितने भी बायलैटरल मीट्स होती है, जैसे अब मोदी जी जा रहे हैं अपना यूएस से, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये हमारे लिए अपने अपने बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यूएस से 21 तोपों की सलामी दे रहा है। ग्रैंड वेलकम और ग्रैंड मेगा शो होगा पूरे यूएसए में मोदी जी का। तो आप चाहो तो आप उस बायलैटरल मीट्स, बायलैटरल इवेंट्स, मेगा शोज में भी आप जाते हो, वो आपको पूरा एक्सेस मिलता है बिकॉज यू आर अ आईईएस ऑफिसर, ठीक है। सो ये अच्छे अच्छे इसके पर्क्स हैं। सो जो बंदा जितनी जल्दी तैयारी करता है उतना आपके पास एक एम होता है कि आप इस एज में आप यहाँ पे सीधा एंटर हो जाओ। मैं यही चाहता हूँ कि यार मैक्सिमम 25 में आप एंटर करो। थोड़ा लेट जब बंदा तैयारी शुरू करता है ना, तो बस दिक्कत ये होती है आपके पास अटेम्प्ट्स कम रह जाते हैं, इसलिए। एंड बाकी जो आपकी ज़िंदगी में अदर चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। सो जो लोग इस एज में स्टार्ट करते हैं तो उनको बस ये दिक्कत आती है, अटेम्प्ट्स की शॉर्टेज है, एंड आपको टाइम एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। जो बंदा इस एज में तैयारी शुरू करता है वो पढ़ाई के अपने दिन में है, कॉलेज के दिन में है, पढ़ने के दिन में है। सो उसका एक मोमेंटम बना हुआ है पूरा का पूरा पढ़ने का, पढ़ने के रूटीन में रहते हो। बट इस एज में आके आपकी
एक लाइफ अलग भी चलती है, ठीक है, पर्सनल लाइफ अलग चलती है, फैमिली लाइफ अलग चलती है, और जॉब कर रहे हो साथ साथ तो उसकी लाइफ अलग चलती है, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। तभी मैं कहता हूँ भाई आप जल्दी स्टार्ट करो तो जल्दी सेटल हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छी बात है रादर देन इस उम्र में स्टार्ट करना। ठीक है, सो ये तो हुआ इसके बारे में। एमए के फाइनल ईयर में आपको तो आप कर सकते हो भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको एक किसी अच्छी जगह से करना है, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप करो, चाहे वो सीयूटी पैटर्न में है, चाहे वो अपने अपने पेपर। हाँ बस ये है कि भारत सरकार का थप्पा मिलना चाहिए उसे, दैट इज रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से जो भी यूनिवर्सिटीज है। ये नहीं कि चुन्नीलाल कॉलेज से एमए कर ली, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। तो अच्छी जगह से आपने एमए करनी है, अच्छी जगह मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। नाउ ये तो हो गई बेसिक बातें। अब ये जो पेपर है ये होता कब है, विधि का विधान है, जून के महीने में होगा, हर साल जून के महीने में ये पेपर होगा। फॉर द 2024 अटेम्प्ट्स द डेज आर शुक्र शनि रवि, 21 22 23, शुक्रवार शनिवार रविवार। तो ये 3 दिन आपके हैं। पिछले 3-4 दिन से देखा कि यही ट्रेंड रहता है, फ्राइडे टू संडे का ये ट्रेंड है यूपीएससी का। 3 डे रेगुलर एग्जाम, दिस इज द चैलेंज। कोई मेरे से पूछता है इसमें चैलेंज क्या है, इस पेपर में इतने अगर मेरिट है, मेरिट क्या है इस पेपर का? जनरली यूपीएससी का जो सीएससी होता है, सिविल सर्विस एग्जाम, उसमें आप पहले प्री देते हो, प्रीलिम्स में भी 2 पार्ट है, एक तो भाई जीएस का पेपर, एक वो सबसे बेकार सी सैट का पेपर, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, है ना। मेंस में भी भाई पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, एक तो इंग्लिश पढ़नी है, एक आपको लैंग्वेज पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी ऑप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जीएस के पेपर, फिर ऑप्शनल, फिर उसके बाद आपका एसए का पेपर हो गया, देन उसके बाद आप फिर बाद में जाके एक वो जीएस का एथिक्स का पेपर आता है, जीएस 4 के नाम से, ठीक है, वो देते हो, फिर आप इंटरव्यू में आते हो। बड़ा रिग्रेस प्रोसीजर है और कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ये सब जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड आईएएस में आ जाओ ज़रा, भाई प्रीलिम्स काटो, प्री नहीं है, सीधा मेंस है, ओनली इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कुछ और फालतू नहीं पढ़ना। देन इंटरव्यू है, 1000 नंबर का आपका पेपर है, 1000 मार्क्स का आपका पेपर है, और आपको मैजिकल फिगर जो है यहाँ पे वो क्या है, 450, 450 नंबर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। 450 नंबर आपको लाने हैं फॉर द इंटरव्यू कॉल, इतने आपको लाने हैं। और पेपर कोई बंदा पूरा कर ही नहीं पाता, क्योंकि 3 डे कॉन्टिन्यूस एग्जाम, दिस इज द चैलेंज इन दिस पेपर। और इसको मैनेज करने के लिए तभी मैं कहता हूँ कि भाई आपको कम से कम 4-5 महीने उस ऑरा में आना पड़ेगा, उस जोन में आना पड़ेगा कि आप लिखो, लिखने से ही पेपर निकलेगा, तोते की तरह बोलने से पेपर नहीं निकलेगा। लिखित भाषा चलती है सारी, यूपीएससी का काम है, लिखित में भाषा चलेगी, तभी उसे बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन, लिखित, ओरल टेस्ट नहीं है कुछ। सो जरा इसकी बात करते हैं 3 दिन बटे कैसे हमारे। देखो जी, डे नंबर 1 शुक्रवार का दिन, 2 स्लॉट में आपका पेपर होगा, 9 बजे से 12 बजे, 12 बजे, डे 1। यहाँ पे आप लिखते हो जनरल इंग्लिश का पेपर, डे 1 में पहला पेपर। फिर उसी दिन शुक्रवार के दिन जीएस का पेपर आप देते हो, 2 बजे से लेके 5 बजे, दिस इज योर डे नंबर 1। ठीक है, कहते हैं जीएस और इंग्लिश कहाँ से आ गई, अभी तो आप बोल रहे थे इकोनॉमिक्स आती है यहाँ पे। हाँ भाई इकोनॉमिक्स आती है, साथ में ये दोनों पेपर भी आपको मिलते हैं, बट ये छोटे छोटे पेपर है, 100 नंबर 100 नंबर, 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, लिखित पेपर है पूरा 3 घंटे का। एंड ये पेपर होता क्या 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 क्वेश्चन पूछेगा उसकी भी मैं अभी आपसे बात करूँगा, पहले मेरे को एक बार इसका टाइमलाइन चार्ट बनाना दो। डे 2 में आ जाओ, इसको मैं काले से लिख देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आपका जनरल इको 1, ये भी सेम, दिस इज ऑफ सैटरडे, और यहाँ पे सेम टाइमिंग है 9 से 12, 2 से 5। दिस इज योर जनरल इको 2, ये भी, ये आपका होता है 200 नंबर, 200 नंबर, 3 घंटा 3 घंटा। और फिर संडे के दिन आ जाओ, जनरल इको 3 एंड इंडियन इकोनॉमी, 200 नंबर 200 नंबर, ये 9 से 12, 2 से 5, ठीक है, 200 200, कितने हो गए, 400 600 800, टोटल कितना बना, 1000। 1000 में से 800 नंबर की इकोनॉमिक्स है मेरे भाई। और जीएस में भी एक छोटा सा इकोनॉमी का पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स बेस्ड एंड 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो 25 नंबर। तो 800 नंबर ये प्लस 25 नंबर का जीएस में इकोनॉमी, 825 नंबर का इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी, तो ये प्लानर समझ आ गया क्या है आपका। डे 1 डे 2 डे 3, फ्राइडे का दिन, शनिवार का दिन, जय हो शनिदेव जी की, रविवार का दिन,
सूर्य नारायण जी का प्रिय दिन, तो संडे का दिन, जनरल इको 3 एंड इंडियन इको। अब हम आगे बात करते हैं। बहुत लोग ना मेरे से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि यार ये वाला पेपर हम देना चाहते हैं मगर ना इस कारण नहीं देते क्योंकि यहाँ पे सीटें कम हैं। आई एग्री, सीट्स आर वेरी लेस, करेक्ट। उसके दो कारण, देखो यार प्रीलिम्स नहीं है ना, आपको इतना बड़ा एडवांटेज भी तो मिल रहा है ना, तो ट्रेड ऑफ तो होगा कहीं ना कहीं। जब यूपीएससी आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे रहा है, वो आपको सीधा मेंस लिखने को इनवाइट कर रहा है, प्री नहीं है। किसी सिविल सर्विस वाले बंदे को बोलो जब इस बार प्री का रिजल्ट आया, ऐसे कितने लोग थे मेरे नोन में भी जिनका जीएस में काफी अच्छा स्कोर है बट वो सी सेट के कारण रह गए। अब वो बेचारे रो रहे थे। सही बात है, बंदे ने इतनी मेहनत की तो यार दुख तो होता ही है अपने आप को भी कि भाई थोड़ा सा रह गया, सी सेट नहीं निकाल पाया बस। तो वो भी बंदे को अगर मैं कहूँ ना भाई तेरे को मेंस के लिए इनवाइट आ रहा है, सितंबर के मंथ में मेंस है, तो तू भाई लिखा, वो खुशी खुशी जाने को तैयार होगा। तो आपको इतना बड़ा मेरिट मिल रहा है, ये अपने आप में कितना बड़ा मेरिट है यार। प्री नहीं है, मेंस का पेपर आप सीधा देने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा मेरिट है इस पेपर का। नाउ द थिंग इज सीट्स आर वेरी लेस। जैसे इस बार के लिए 2023 का जो अटेम्प्ट चल रहा है अभी, 23 जून को जो पेपर होने वाला है, 18 सीटें हैं कोहली भाई की जर्सी। जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीटें होती है। ओके, क्या तो कभी हम ये पेपर देने के लिए ना मन नहीं करता, भाई सीटें इतनी कम है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा है, तो सिलेक्शन रेट बड़ा कम है। यार देखो, यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो आपका सीटों के अकॉर्डिंग नहीं है। यही बात मैंने किसी को बोली थी, मैंने कहा भाई तेरे को कितनी सीटें चाहिए, 18 की 18 चाहिए? 18 ही लिस्ट में क्या तेरा ही नाम लिखा होगा सारी जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा करके? या तुम अपने साथ पुश्ते लेके जानी है, पूरा का पूरा खानदान बसाना लबासना में इसकी ट्रेनिंग है वहाँ पे? कह रहे नहीं भाई मेरे को तो एक ही चाहिए। तो बस फिर तुम्हें तो एक ही चाहिए ना, तो तुम्हें क्या लेना देना बाकी लोगों से? बाकी दुनिया जो मर्जी करे, अपने मेरिट पे खेलो, अपनी तैयारी अच्छी रखो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। बस फिर क्यों टेंशन लेते हो फालतू की? आपकी यहाँ पे जो लड़ाई है ना वो है 450 नंबर की। कोई इंसान अगर मेरे से ये पूछता है कि मैं 450 कैसे टपाऊं, दिस इज अ रफ एस्टिमेशन ऑफ पास्ट ईयर ट्रेंड, तभी मैं बोलता हूँ 1000 में से आपका 450 टारगेट होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू कॉल। जैसे लास्ट टाइम जो कट ऑफ है ना वो 418 थी, तो उसका कारण क्या था कम होने का? कारण ये था पेपर वन में इको ट्रिक्स आ गई थी बहुत ज्यादा। इकोनोमेट्रिक्स जैसे आप बोलते हो, भाई हम तो इको ट्रिक्स बोलते हैं, आ जाते हैं हमें। तो ये बहुत ज्यादा आ गई थी और जो पेपर में आसान क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे। टफ देखो, आसान और टफ की ना परिभाषा अलग है। अगर मेरे को चीज आती है तो मेरे लिए वो चुटकी भर खेल है। अगर मेरे को नहीं आती तो चाहे वो आसान चीज ही क्यों ना हो, सॉल्यूशन करने के बाद जब पता चला अरे यार ये तो इतना आसान था, बट अगर वो मेरे को नहीं आता तो मेरे लिए वो बहुत टफ है। तो यही होता है, अगर चीज आए तो आसान है, ना आए तो टफ है। सेम यहाँ था, जिस बंदे ने नहीं पढ़ी अगर इकोट्रिक्स, उसके लिए टफ है, बिल्कुल है। जिसने अगर पढ़ी है उसके लिए आसान है, दोनों बातें हैं भाई। तो ऑन एन एवरेज जब एक पूरी पॉपुलेशन का देखा जाता है रिजल्ट की क्या चल रहा है, तो देखा गया कि बहुत लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए और इसी कारण कट ऑफ ये ड्रॉप हुआ 418 पे। कम से कम नहीं तो 66 आउट ऑफ 200 आपकी ये इको टेक्स आई थी। पेपर वन में ये बनता है, मैं पेपर वन की भी बात कर लेता हूँ कि है क्या इको के पेपर वन। पेपर वन में आपको मिलती है माइक्रो, स्टैट्स, इको ट्रिक्स एंड एमएमई। ये चार एरियाज है पेपर वन के। इन चार एरियाज में से आपका 200 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। और कब लिखते हो आप? ये डे टू की पहली शिफ्ट में, मतलब सैटरडे का दिन होगा, 9 से 12 आपको ये वाला पेपर लिखना है जिसमें ये चार एरियाज मिलते हैं, 200 नंबर। तो भाई देखो 200 में से 66 मार्क्स ही यही थी, करेक्ट। इसलिए कट ऑफ कम गया था, ये कारण है। 418 फॉर द जनरल कैटेगरी। फिर रिजर्वेशन के लिए बाय डिफॉल्ट है वो ग्राफ नीचे आ जाता है एंड कट ऑफ फिर उस अकॉर्डिंग वेरी करता है एज पर द नॉर्म्स। सो ये पेपर वन के आपके चार एरियाज है जो आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है माइक्रो कैसे पढ़ी जाए। माइक्रो में आपको न्यूमेरिकल के ऊपर भी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, कम से कम नहीं तो मेरा आप टारगेट है फॉर द 2024 अटेम्प्ट मैं 80 to 100 क्वेश्चंस आपको कराऊँ, ज़्यादा ही कराऊंगा, लिखता मैं हमेशा कम हूँ। टारगेट छोटे बनाने चाहिए ताकि आप बड़ा अचीव कर सको। तो मेरा टारगेट होगा कि इतने न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊँ, और न्यूमेरिकल की बुकलेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें आपको ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। रिकॉर्डिंग्स, क्लास रिकॉर्डिंग्स में भी, लाइव क्लासेस में भी हम ये एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे न्यूमेरिकल का माइक्रो के लिए। स्टैट्स का ऑलरेडी चल रहा है काम। इको ट्रिक्स का 20 क्लासेस में मैंने काम वाइंड अप कर दिया था ट्रिक्स के लिए। एंड एमएमई अगर कोई इंसान ना भी पढ़े ना तब भी चल जाता है, बिकॉज पेपर का ना कुछ सेट ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान ये ड्रॉप कर दे तब भी वो पेपर निकाल सकता है, आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। इसलिए
सो आप एमएमई चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। एंड वैसे भी एमएमई के 3 या 4 ही क्वेश्चन चलते हैं, एक तो मैट्रिसेस है, एक डिटर्मिनेंट है, एक लेओन्टिफ मॉडल होता है, इनपुट आउटपुट, एक एलपीपी है। इन्हीं 4-5 टॉपिक के आसपास इर्द गिर्द इसकी कहानी चलती है। सो दिस इज अ पेपर 1 का फॉर्मेट। अब पेपर 1 की बात छिड़ गई है तो जरा पेपर 1 को ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो जनरल इको 1 पेपर का डिजाइन कैसे लगता है, क्या डिजाइन है पेपर का, कितने सवाल पूछेगा, कितने करने हैं, क्या वेटेज है, क्या स्कीम है। देखो जी, जनरल इको 1 जिसमें आपको 4 सब पार्ट मिलते हैं, माइक्रो के क्वेश्चन, स्टार्स के क्वेश्चन, ट्रिक्स के क्वेश्चन एंड एमएमई, ये 4 एरियाज है। डे 2 का स्लॉट है आपका 9 से 12 आप लिखते हो। 3 सेक्शन है मेरे पेपर में। सेक्शन ए दैट इज अ कंपलसरी सेक्शन, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, कंपलसरी सेक्शन आपका बनता है। सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, सेक्शन सी में आपके पास चॉइस है। और टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें, सेक्शन ए में आपके पास जो वेटेज है दैट इज 7 क्वेश्चन आपको करने हैं और 5 मार्क्स ईच, दैट कम्स टू बी 35। 7 क्वेश्चन करने हैं, सातों के सातों क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब इंटरनल चॉइस नहीं है कि भाई एनी 3 कर दो, ठीक है, तो 7 के साथ करने हैं, 5 नंबर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है 5 आउट ऑफ 7, 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7, 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 18 पंजे 90, दीपक चाहर की जर्सी, भाई बड़ा फेमस हुआ था सीएसके के लिए, अभी बताया भी है बंदे ने। तो सेक्शन बी में आपको 5 सवाल करने हैं, 18 नंबर का एक, ऑल दो बाय डिफॉल्ट है उसके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चल रहे हैं यहाँ पे तो उसके पार्ट लगा हुआ ए बी सी, और वो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 18 का होगा, वो बट जाता है, कोई क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, कोई रिमेनिंग 10 का होगा, ऐसे करके इंटरनल बाइफर्केशन हो जाती है। देन सेक्शन सी जो है आपका, इसमें आपको 3 सवाल करने हैं आउट ऑफ 5 और 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स, 75, ठीक है जी, 75 ऐड कर लो जी, 200 बनेगा ये पूरा। सो ये आपका सेक्शन ए का पूरा प्लानर है। क्लियर। सेक्शन ए में किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है, छोटा पार्ट है ना, 5 नंबर, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही इन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ पे 18 नंबर है बाय डिफॉल्ट है। इस बार जो लास्ट पेपर हुआ था 22, उसमें ये था माइक्रो के न्यूमेरिकल थे, साथ में इको ट्रिक्स भरपूर थी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि 66 मार्क्स की जो रूट की जर्सी, उसकी ट्रिक्स आ रखी थी इतने नंबर की। क्लियर। एंड सेक्शन सी फिर वैसे बढ़ जाता है, इंटरनल पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक क्वेश्चन दे दिया 25 नंबर का ना, वो बटेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए चल रहा है मेरा 9, ए बी सी, ये 10 नंबर, ये 5 नंबर, ये 10 नंबर, ऐसे बन गए 25 नंबर। ठीक है। एंड यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देयर इज नो सप्लीमेंट शीट, कोई सप्लीमेंट शीट आपको नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं QCAB फॉर्मेट। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत लोगों की, क्या जो बंदा आपको ये पढ़ा रहा है उसकी आदत होती है, भाई जब तक मैं अपने पेपर में सप्लीमेंट ना लूँ ना, मेरे अंदर से एक फील होती है कि भाई मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, एक अंदर से ना आग लगी होती है, फीलिंग आ जाती है भाई पेपर नहीं पूरा हुआ, कि बिना सप्लीमेंट लिए मैं पेपर कैसे करके आ सकता हूँ, नो नॉट पॉसिबल। यूपीएससी कहते हैं यही तो चैलेंज है आपके लिए, जितनी स्पेस दे रहा हूँ उतनी में आंसर लिख के दिखाओ, तब मानूंगा कि हाँ तुम बढ़िया बंदे हो। ये नहीं ग्रंथ थोड़ा लिखना है, तो यहाँ पे मेरे को किताब थोड़ा लिखनी है अपने कि भाई मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे बैठ गए, ये ये मेरी कहानी थी, यहाँ पे मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया। ठीक है, तो कथा नहीं लिखनी, जितना उसने पूछा है, जितनी स्पेस में पूछा उतने में ही आंसर लिखना है। क्लियर। और बहुत लोगों की आदत होती है, जैसे जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं उन्हें तो सारी चीज़ें पता है, बट जो नहीं दे चुके, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जो भी अपने आंसर्स लिखने हैं ना, वो प्लेन शीट पे लिखने हैं, कोरे कागज पे। कोरा कागज बोले तो जो प्रिंटेड वाले पेपर नहीं होते ब्लैंक, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी में आप अपने नोट्स बनाना, उसी में आप अपने आंसर लिखना, उसी में टेस्ट करना। कुछ लोगों को क्या होता है, ज़्यादा वो थोड़ा सा हवा में होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हम नोट्स ना रजिस्टर वाले में बनाएंगे, जो आपका पूरा प्रॉपर नोट्स चलते हैं जैसे रजिस्टर होते हैं लाइनों वाले, और जब हम टेस्ट लिखेंगे ना तब हम अपना प्रिंटेड शीट में कर लेंगे टेस्ट। ऐसा नहीं है यार, उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी। क्या, एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही होती है, एक लाइन ऐसे नीचे आ रही होती है, एक लाइन ऐसे आ रही होती है, ऐसे जूडो काटा कोई बंदा खेल रहा होता है, नहीं बना मेरा, ठीक है, तो कोई बंदा ऐसे जीरो काटा खेल रहा होता है, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस आप उसी शीटों पे करो, प्लेन शीटों पे, रादर देन लाइनों वाली शीट। तो लाइनों वाली शीटों पे कोई भी काम मत करना। और टोटल आपका देखा जाए कितने यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो जी 13 क्वेश्चन आपके बनते हैं टोटल, एंड आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, 5 3 8 और एक ये कंपलसरी क्वेश्चन है।
सो 9 क्वेश्चन आपको करने हैं 13 में से फॉर द पेपर 1, जहाँ पे ये 4 एरियाज पूछेगा, 200 नंबर है। एंड इकोट्रिक्स, स्टैट्स, माइक्रो, ये मेनली रहता है। पार्ट बी में आपको माइक्रो के न्यूमेरिकल एंड इकोट्रिक्स मिलती है। पार्ट सी में आपको डेरिवेशन, प्रूफ्स वगैरह मिल सकता है। इकोट्रिक्स से, स्टैट्स से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। रैंक कोरिलेशन हो गया, स्पियर्समैन का कोरिलेशन हो गया, देन उसके बाद कार्ल पियर्सन है, उसका कोरिलेशन की बात हो गई, या मोमेंट्स वीनस कर्टोसिस से क्वेश्चन आ गया, रिग्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइपोथेसिस की कोई क्वेश्चन लगा दी, ठीक है। डमी का कोई क्वेश्चन लगा दिया। डमी वेरिएबल अभी तक देखा नहीं है मैंने, कहीं आया तो डमी कैन बी अ न्यू टॉपिक ईदर फॉर 2023 और फॉर 2024। तो जो नए एरियाज है जहाँ पे अभी तक एग्जामिनर नहीं गया, बाई डिफॉल्ट है कि वो प्रायोरिटी पे रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नए क्वेश्चन पे देखो, नया क्वेश्चन क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो पास्ट ईयर से, और नए क्वेश्चन देखो कि क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? सो दिस इज योर पेपर नंबर 1, इको का पेपर 1। अब आगे देखते हैं हम पेपर नंबर 2। पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं वो आपसे बाकी जो 2 पेपर है ना 100 नंबर के, उसकी बात करूंगा। अब शनिवार के दिन में हम बैठे हैं 2024 में। अब हमारी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, 12 वाली तो खत्म हो गई, 2 से 5 जनरल इको 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछेगा, मैक्रो आएगी, इंटरनेशनल इकोनॉमी आएगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर ही मैंने ओपन इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट इनकॉर्पोरेट कर रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट आएगी, फिन मार्केट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आएंगे, वर्ल्ड बैंक, G20, G5, ठीक है, सार्क नेशंस, ठीक है, बिम्स्टेक, एशियान। अभी जस्ट पीछे एशियान की एक म्यूजिकल नाइट भी हुई थी, जहाँ पे वो एक पंजाबी सिंगर है, मैं वो भूल रहा हूँ उसका नाम, जिसने वो नहीं गाया था गाना घोड़े नाल इसको मिटा ओ, तो वो बंदे आया था, नाम नहीं याद आ रहा है यार कौन है, गूगल सर्च कर लेना गाना, वैसे याद आ जाएगा। तो ये वाले एरिया पे आपसे पूछता है जनरल इकोनॉमी 2 के ऊपर, मैक्रो, इंटरनेशनल, फिन मार्केट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। दीज आर द कोर एरियाज। एंड ऐसी सेम इसमें जो पेपर है वो बटा हुआ है कैसे, सेक्शन ए, देन बी, ए बी सी, अलग अलग साथ में प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। अब ए बी सी में टोटल आपको पूरे पेपर में 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 11 करने हैं डबल वन। न्यूमरोलॉजी में हम डबल वन को बोलते हैं इट इज अ मास्टर नंबर, लकी नंबर बोलते हैं डबल वन या डबल टू, जब भी 2 नंबर सेम आते हैं एक साथ। सो 16 में से आपको 11 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अगेन सेम सेक्शन है, इज कंपलसरी क्वेश्चन, इसके भी पार्ट्स लगे पड़े हैं जी, ठीक है। कितने पार्ट्स लगे पड़े हैं इसमें, 6 पार्ट्स लगे पड़े हैं। एक पार्ट कितना देके जाएगा, 5 नंबर देके जाएगा, 30 मिलेगा आपको यहाँ से, दैट इज अ कंपलसरी। सो उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा ताकि वो 5 नंबर में पूछ ले आपसे। मैक्रो के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ISLM का न्यूमेरिकल हो गया, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल हो गया, गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है जी। एंड यही सारे न्यूमेरिकल आपसे चलते हैं। मनी मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल हो गया, एक किताब चलती है ड्यू लेवल पे, सेम 2 का पार्ट बनता है वो मैक्रो में, ओलिवर ब्लैंचार्ड के मनी मल्टीप्लायर के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। बॉन्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। दीज आर द न्यू एरियाज जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, तो क्या पता नए क्वेश्चन आपसे आ जाए इस बारी या 24 में। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन देने आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9, और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, वही सेम 15 मार्क्स, 6 क्वेश्चन, 15 छक्के 90, चार की जर्सी सेम सेम वैसी। इसमें भी पार्ट्स लगे पड़े होते हैं, बाइफरकेटेड होता है। एंड इसमें 4 आउट ऑफ 6, सेक्शन सी के लिए आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर का ये पर क्वेश्चन बनता है, 20 मार्क्स इंटू 4 दैट कम्स टू बी 80। हो गए जी आपके 200 पूरे, 200 डबल सेंचुरी। तो ये पेपर 2 का फॉर्मेट आपका चलेगा। बुक लिस्ट वगैरह सारी मैंने आपके साथ एक सिलेबस शेयर कर रखा है, PDF वगैरह। और इससे पहले एक मैंने वीडियो जो शेयर की थी ना RBI DPR की, वहाँ पे भी मैंने इन रेफरेंसेस का आपको मेंशन कर रखा है कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए इन सब के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका 2 है, जनरली को 2 पेपर, डे नंबर 2 सेकेंड स्लॉट, दोपहर की शिफ्ट, उसमें होगा 16 में से 11 क्वेश्चन। क्लियर? नोटेड? परमिशन है मुझे आगे कहानी को प्रस्थान करवाने की? ठीक है जी। इसको मिटा, देखो अब आ गए हम कब, सैटरडे चला गया हमारा पूरा, सैटरडे। अब आ गए हम संडे के दिन पे। संडे के दिन पे सुबह का फिर दोबारा आऊँगा मैं, संडे के दिन सुबह 9 से 12,
फिर दोबारा अपने हाथ मेरे ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे भाई, लिखने की जान नहीं होगी, अंगूठे दर्द हो रहे होंगे, उंगलियां दर्द हो रही होगी। इसका भी एक इलाज बताऊंगा कि ये इलाज क्या है, ताकि आप 3 दिन कॉन्टिन्यूस लिख सको। जनरल इको 3, संडे का दिन 9 to 12 बजे। क्या पूछेगा मेरे से? एनवायरमेंटल इकोनॉमी पूछेगा। सबसे बेकार पेपर लगता है एनवायरमेंटल इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट, माइक्रो का जो पार्ट होता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पब्लिक फाइनेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, प्लस कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट पूछेगा। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, लास्ट ईयर आया था। और जैसे मोदी जी के बर्थडे पे 17 सितंबर को चीते आए थे, तो चीता रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो इस बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीता, प्रोजेक्ट चीता। एंड ऐसी सेम एक एलिवेंट का एक प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसी चीजें भी मैं आपको टाइमली बताता रहता हूँ कि कौन सा है, क्या क्या एरिया पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मेट है भाई, 16 क्वेश्चन है टोटल, 11 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं। एंड वही सेम सेक्शन ए चलेगा। सेक्शन ए इज कंपलसरी, कंपलसरी सेक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलेगी, करना ही करना है। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, बी एंड सी में फिर आपके पास चॉइस आ जाती है। जैसे ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, दैट कम्स टू बी 30। सेक्शन बी में आपको कितने सवाल निपटाने हैं? वही सेम 6 आउट ऑफ 9, 90 नंबर, 15 छक्के 90। एंड सेम यहाँ 4 आउट ऑफ 6, 20 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 चौके 80। तो ये कोर एरियाज है। एंड यहाँ पे आपसे जो मार्केट आती है ना, कूरनोट मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, स्टेकेलबर्ग मॉडल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे वो यहाँ पे पूछ सकता है। थ्योरी भी आती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट की थ्योरी नहीं आएगी, बट थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों का ब्लेंडेड चलता है। सो दिस इज द पेपर 3। एनवायरमेंटल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड पब्लिक फाइनेंस के ना सबसे अच्छा फायदा पब्लिक फाइनेंस का ये कि यहाँ पे प्री डिफाइंड टॉपिक्स है, लाइक एच एल भाटियाज द बुक, जो हम पब्लिक फाइनेंस के लिए पढ़ते हैं। एंड उसमें 27 चैप्टर्स है। वही बात मैं अभी आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर रहा था डीपीआर में, तो हमें वो 27 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, उसके कुछ टिपिकल पार्ट पढ़ना है, और बहुत वो लिमिटेड पार्ट है पूरा का पूरा। क्लियर? एग्री? सो दिस इज योर डे 3 का पेपर 3। नाउ लास्ट शिफ्ट डे 3 की, संडे का दिन, दोपहर का सेशन, टेस्ट मैच खेलते हैं ना, मजा आता है यार। टेस्ट मैच सबसे अच्छा फॉर्मेट अगर मेरे को क्रिकेट का कोई लगता है ना, तो वो टेस्ट मैच है। क्योंकि उसका नाम ही इसलिए है टेस्ट मैच, आपका टेस्ट हो रहा है। T20 आईपीएल क्या है? ये तो यार आईपीएल तो जुआ है भाई, पैसा है आईपीएल पूरा, और है क्या? असली मजा तो टेस्ट मैच में है ना। आप चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग देखो, मजा आता है यार मुझे चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग देखने में। बंदे का क्या डिफेंस है। सो हाँ, नहीं तो मैं क्रिकेट शुरू कर दूंगा। इंडियन 200 नंबर, पूरे 200 नंबर की इंडियन इकोनॉमी। भाई देखो, यहाँ पे ना थ्योरी स्ट्रांग होना इज इम्पोर्टेंट। जो लोग मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे मतलब जिनको थ्योरी अच्छी लगती है, और प्रैक्टिकल भी हमें अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट थ्योरी एक है कि जो मेरे को पर्सनल लेवल पे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन आती है, इससे मजा आता है। तो जो लोग थ्योरी वाला बंदा है भाई, आपके लिए ये पेपर, ये एरिया सबसे बेस्ट है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आते नहीं, बहुत कम न्यूमेरिकल है, जितनी न्यूमेरिकल है वो लिमिटेड है, और उसी के इर्द गिर्द कहानी चलती है। तो वो मेरा काम है आपको क्वेश्चन करवाना। तो इंडियन इको, जो रट्टा नहीं लगा सकता बंदा, उसके लिए दिक्कत है भाई। जो बात सच है सच है, यहाँ पे रट्टा लगाना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी में। और इंडियन इकोनॉमी में टोटल फॉर्मेट इसका यही रहता है सेम, आपको यही सेम पैटर्न यहाँ पे मिलता है। 6 नंबर, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 पार्ट निपटाने हैं। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सेम पैटर्न है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इंडियन इको के पेपर में। मगर सब पार्ट्स की अगर बात की जाए, टोटल यहाँ पे सिलेबस में 11 पार्ट्स मेंशन है, प्लस 2 हिडन कंपोनेंट है। कहते वो हिडन कंपोनेंट कौन सा? सबसे पहला भारत सरकार की स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, बाय डिफॉल्ट है करंट अफेयर्स। सो गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेनली 3-4 एरियाज की ना, 3-3 स्कीम एटलीस्ट पता होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन दोनों की 3 स्कीमें पता हो भारत सरकार की, प्लस एग्रीकल्चर रिलेटेड, सर्विस सेक्टर रिलेटेड, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलो, इंडस्ट्री सेक्टर बोलो, जो हमारे 3 कोर सेक्टर्स होते हैं बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भारत सरकार की 3 स्कीम्स क्या है। देन पीएम गति शक्ति योजना, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। बजट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या ट्रेंड आ रहा है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, कहते हैं डेटा, डेटा याद करे या ना करे। 2 ऑप्शन, अगर आप डेटा याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है,
तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसका एक सॉल्यूशन और है, वो मैं क्लासेस में आपको टाइमली बताता रहता हूँ कि कोई बंदा का डेटा याद नहीं कर सकता तो क्या करे, वो आपको क्लासेस में पता चलता रहेगा उसका सॉल्यूशन कि क्या है, ताकि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर मिले। अब ये पेपर मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, डे वन, सुबह का दिन फ्रेश, एकदम हर बंदा फ्रेश है, कॉन्फिडेंस है पूरा, पेपर देने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, और इंडियन इकोनॉमी मीन्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होता है, मोरल बहुत बूस्ट होता है। डे वन में आप लिखते क्या हो, जनरल इंग्लिश, ठीक है। अब मैं डे वन की बात कर लेता हूँ। पहला दिन शुक्रवार का दिन 9 से 12 जनरल इंग्लिश का पेपर। कितने का पेपर, 100 नंबर का पेपर। कितना घंटा, 3 घंटा मिलेगा हमें ये लिखने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे देगा, 30 नंबर का ऐसे देगा आपको, एक प्रेसी लिखने को देगा, वो भी 30 नंबर की होती है, एक पैराग्राफ राइटिंग आती है, वो 10 नंबर की होती है, 70 बन गए जी। 30 मार्क्स का कहते क्या पूछता है भाई, ग्रामर पूछता है आपसे, एडिटिंग एंड एरर पूछेगा आपसे, 1 नंबर के 10 सवाल लगा देगा, 10 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, एडिटिंग एंड एरर, बचपन में जो खेलते थे हम। फिर मेक सेंटेंसेस पूछता है, यही पे मेरे को ना इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है पेपर फॉर्मेट के साथ। भाई देखो, मेक सेंटेंसेस ना दो टाइप से पूछता है। पहला पूछता है बाय यूजिंग द वर्ड, फिर पूछता है बाय यूजिंग द ईडियम या फ्रेज, कहते हैं ये फ्रेज को यूज करके सेंटेंस बनाओ, और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन मतलब 10, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन मतलब 10, 20, 10, 30 हो गए, 60, 90, 100। तो ये जो लास्ट वाला 3 क्वेश्चन है ना, दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, क्या सही हो क्या गलत हो नो वन नोज, हमारे हाथ में नहीं है। ऑल्दो मैंने कोशिश कर रखी है कि मैं इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने ऐड ऑन करूँ। लगभग 1200 के ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने एडिटिंग में लगा रखे हैं और इसमें लगा रखे हैं मेक सेंटेंसेस की फाइल में। प्लस फ्रेजेस के ऊपर भी एक अलग से बुक में शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, उसका आपको यूट्यूब पे शॉर्ट भी मिल जाएगा। प्लस किसी को अगर वो चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर देना, शेयर की पीडीएफ, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसका कितना वास्ट कंटेंट है। तो ये तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें किसको क्या मिले कोई नहीं जानता। बट ये 3 एरिया बहुत ऐसे है कि जहाँ पे आप अपने इंग्लिश के नंबर को कन्वर्ट अच्छा कर सकते हो। ऐसे आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, प्रेसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, पैराग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करो। कहते पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे में क्या अंतर है भाई, जो ऐसे होगा ना वो आपका एक जनरलाइज टॉपिक होगा, जैसे लास्ट ईयर आया मेक इन इंडिया, जनरलाइज थीम होती है। जो पैराग्राफ होता है वो एक फ्रेज बेस्ड होगा, फिलोसॉफिकल एसेज जिसे हम बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर भी आया था, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। भाई ये क्या मतलब, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ऐसी एक और बनता है इस पे, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। मेरे को इस लाइन का अगर मतलब नहीं पता होगा मैं पैराग्राफ कैसे लिखूंगा। वर्ड लिमिट का बहुत ख्याल रखना है आपको, चाहे कोई भी पेपर हो। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्री डिफाइंड पेज है, कोई फालतू पेज आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे नया क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए तो पैराग्राफ भी आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ऐसे भी आपको 800 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। और जो प्रेसी होती है ना, इसके लिए एक आपको स्पेशल शीट मिलती है, उसी शीट में आपको ब्लॉक में, हर ब्लॉक में एक लेटर लिखना है। जैसे ये ब्लॉक है, 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 तो यहाँ पे लिख देगा वो 5 वर्ड। आपको बोलेगा जैसे 200 वर्ड का उसने कोई पैसेज दे दिया, कहता है इसको 1/3 वर्ड में फिल्टर करो, समरी बनाओ। प्रेसी का मतलब एक तरीके से आपको समरी बनानी है। तो अब मैं जैसे लिखना चाहता हूँ, माई नेम इज समरीश डी शर्मा, तो माई ये हो गया, नेम यहाँ इज समरीश डी, फिर एक शर्मा, ऐसे। दिस इज द चैलेंज, आपको पहले वो एक रफ में लिखना पड़ेगा, वर्ड काउंट करने पड़ेंगे, टाइम बर्बाद होगा ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ऐसी शीटों पे करना, ठीक है जी। वो टेन्योर भी बताऊंगा मैं, जैसे जो बंदा 24 के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे आप आज की डेट में क्या पढ़े, उसके अकॉर्डिंग भी अभी बात करते हैं। तो ये इंग्लिश की बात समझ आ गई, पैराग्राफ की बात हो गई, प्रेसी की बात हो गई, ऐसे की बात हो गई। आपको हमारी साइड से सारा फिल्टर्ड मटेरियल मिलता है, उसमें सारे मॉडल आंसर्स मिलते हैं, सारे के सारे एसेज मैंने वहाँ पे लगा रखे हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट है वो सब। प्रेसी के लिए भी सेम लगा रखा है, पैराग्राफ के भी सेम लगा रखा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की बात हो गई डे वन। यहाँ पे देखो बंदे का कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, एंड जो कट ऑफ है ना इंग्लिश में, जनरली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि 40 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहती है। बहुत कम चांस होता है कि आप 40 क्रॉस कर जाओ। अगर कर गए तो इसका मतलब है आपका ये पार्ट अच्छा हुआ है, जो आपने यहाँ पे वर्ड्स लिखे या एडिटिंग अगर आपने सही से आइडेंटिफाई कर ली, तो मतलब आपके यहाँ पार्ट अच्छा हुआ। या तो आपने ऐसे में काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन किया, डिलीवरी आपकी अच्छी हुई ऐसे में, आपने एक होलिस्टिक अप्रोच दिया एग्जामिनर को, तभी जाके आपको 40 प्लस मिला। बट जनरली 40 के ऊपर नहीं जाता इसमें इंग्लिश में स्कोर। तो ये डे वन की पहली शिफ्ट हो गई 9 से 12। अब डे वन की दूसरी शिफ्ट, वो कौन सी है डे वन की दूसरी शिफ्ट, दैट इज योर जीएस। यहीं पे लोग परेशान होते हैं, जनरल स्टडीज। कहते भाई 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे मिलने हैं,
शुक्रवार का दिन दूसरी शिफ्ट है, अगला दिन मेरे को माइक्रो लिखनी है सुबह, फिर शाम को मैक्रो करनी है, ग्रोथ करनी है, इंटरनेशनल करनी है, मैं कैसे करूँ जीएस? सही क्वेश्चन आपने पूछा, कैसे करें जीएस? तो पहला एरिया क्या है जीएस का? हिस्ट्री। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर ईच, मतलब 25 की हिस्ट्री, 25 की ज्योग्राफी, 5 नंबर 5, 25, फिर इंडियन पॉलिटी, 5 के 5, 25, एंड एक इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया, या तो करंट अफेयर्स बेस्ड या स्कूल लेवल 11वीं 12वीं वाली। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, 25, इसलिए मैंने कहा था 800 की इंडियन इकोनॉमी और 200 की इंडियन इकोनॉमी वो, और 25 की ये, तो दो अपना 225 नंबर के आसपास की आपकी इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे आपको दे के जा रही है। ठीक है जी। सो ये आपका जीएस का पेपर का फॉर्मेट है। नाउ द सेकंड थिंग इज, देखो इकोनॉमी के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना तो है नहीं भाई, इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर दे दो तो आपके लिए इकोनॉमी की होगी, ये तो आराम से मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी के लिए हमें यहाँ पे ना बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है। अनलाइक द सीएसई मेंस, सीएसई मेंस में जो बंदा इंडियन पॉलिटी पढ़ता है उसको बहुत वास्ट चीजें पढ़नी है, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आते हैं। और मैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एक रास्ता बताता हूँ। तो उस रास्ते पे क्या होता है कि आपका ऑन एन एक्सपेक्टेशन 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं आराम से। वो बात जब आप क्लास में आते हो ना तब होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होती। जब जो बंदा क्लास में नहीं आता तभी वो बातें शुरू होती है फिर पूरी। तो ये आपकी पॉलिटी आराम से मैनेज हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी हो गई काटा, पॉलिटी आराम से हो जाएगी। 2 या 3 क्वेश्चन, देखो 1 या 2 वो तो गैम्बल होता है भाई, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, अगर आ गए तो अच्छी बात है, वरना 2 से 3 तो आप कंफर्म निपटा देते हो। हैंड्स प्रूव मेथड है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको सिर्फ पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी। ये चैलेंज पेपर है यार, इंडियन ज्योग्राफी पहली सरदर्दी होती है लोगों के लिए। दिस इज द चैलेंज दैट आई एग्री। ये चैलेंज है पूरा, नीले मार्कर से लिख देते हैं चैलेंज। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हिस्ट्री में कितने पार्ट पढ़ने हैं? एंशियंट, ठीक है जी, मेडिवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, 4 पार्ट पढ़ने हैं आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है? जो भी पार्ट पढ़ना है वो भारत रिलेटेड पढ़ना है, अंग्रेजों का कुछ नहीं पढ़ना, ना दीन दुनिया का कुछ पढ़ना है। हिस्ट्री भी आपसे इसी के इर्द गिर्द पूछेगा। कैसे पूछेगा? अगर एंशियंट की बात की जाए, 2-3 टिपिकल टॉपिक है इसके। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बताओ इकोनॉमी का क्या रोल था, साइंस एंड टेक का क्या रोल था। सो 5 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं इसका एक साइंस एंड टेक पढ़ लूँ, एक एजुकेशन पढ़ लूँ, एक इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में पढ़ लूँ कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर मेडिसिन सिस्टम क्या था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत पढ़ लूँ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और उसी से ना एक सीरियल था उस टाइम आता था सोनी पे काफी टाइम पहले, पोरस, वन ऑफ द बेस्ट सीरियल एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो इन आर हिस्ट्री। सीरियल की दुनिया में देखा जाए सबसे एक्सपेंसिव शो बना है वो अपना, उसका स्वास्तिक प्रोडक्शन, सिद्धार्थ तिवारी जी उसके जो प्रोड्यूसर है। तो स्वास्तिक प्रोडक्शन के काफ़ी ज़्यादा शो आते हैं, महाभारत भी आई थी, स्टार प्लस पे महाभारत चलती थी, राधा कृष्ण शो था वो भी स्वास्तिक का था, एंड ऐसी काफ़ी ज़्यादा शोज थे। तो जो पूरा था चंद्रगुप्त मौर्य वो भी स्वास्तिक प्रोडक्शन का था। तो पोरस में काफ़ी अच्छा था, मतलब अगर किसी को हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है तो वो पोरस एक बार देखी तो वन ऑफ द गुड है पुरुषोत्तम। सो एंशियंट का आपसे इससे रहता है, फिर मेडिवियल है, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। इसके भी टिपिकल टॉपिक्स हैं, नोट्स वगैरह जो आपको यहाँ से सारे मिलते हैं। बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हम ना अपना सिविल सर्विसेज भी साथ में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे फिर कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट, वो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हेल्प करती है। एंड ये वाली प्रिपरेशन जो इकोनॉमिक्स पेपर है वो आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शन में भी हेल्प करेगा, प्लस जीएस 3 का जो पेपर है वहाँ भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स की इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना गवर्नमेंट स्कीम्स, इस बार प्री रिलेटेड प्रीलिम्स जो हुआ उसमें गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन थे, तभी मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ध्यान दिया करो, दिया करो, दिया करो। इसलिए बोलता हूँ प्रीलिम्स में भी आती है, जीएस 3 मेंस में भी आती है, यहाँ भी आएगी। यहाँ तो पूरा 200 नंबर का पेपर है इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ क्या पता एक आधा छोटा क्वेश्चन डाल दे करंट अफेयर बेस्ड, बजट रिलेटेड डाल दे, इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड डाल दे, है ना? तो इसलिए हमें ये 3 एरियाज अच्छे से कवर करने हैं। ये वाला हो गया आपका अच्छे से 5 में से मैं लगाता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, यहाँ पे भी 2 या 3 कर लो, और यहाँ पे कोशिश करो कि आपके 5 पूरे होने चाहिए। मान लो 4 कर दो, पूरे नहीं कर पाए, लेट अस सपोज, हो जाती है। एंड फॉलो आप ज्योग्राफी नहीं करके जा रहे, मैं मान के चलो आपको ज्योग्राफी नहीं आती। सो 10 नंबर यहाँ से मैं कैच कर लूँ आराम से, 10 नंबर मैं यहाँ से कैच कर लूँ, और 15 नंबर मैं यहाँ से कैच कर लूँ, 25, 10, 35, तो 35 के आसपास आपको जीएस में मिल जाएंगे विदाउट अटेम्प्टिंग ज्योग्राफी। ये मैंने बहुत एक नीचे नंबर लगाया है, मिनिमम स्कोर।
जैसे बोलता है कि आप 10 यहाँ से ला रहे हो, 10 यहाँ से ला रहे हो, 15 यहाँ से उठा रहे हो, तो 35 के अकॉर्डिंग, और वही ट्रेंड है कट ऑफ का। मेरे शब्द नहीं है भाई, जो शीट आती है मार्कशीट उसके शब्द है कि जीएस में आपके 35 टू 45 की रेंज रहती है, इतने नंबर मिलते हैं। क्योंकि ये चैलेंज है ना, आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो नंबर क्या मिलेंगे, और अगर अटेम्प्ट किया भी क्या लिखा है, कितना सही लिखा है, उसके अकॉर्डिंग भी मार्किंग होती है। तो जीएस में 35 के आसपास रहता है, इंग्लिश में भी आपको 40 के आसपास रहता है। दिस इज द कट ऑफ। सो डे वन तो देखो आपका ऐसे निकल गया। अब बंदे का यहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है, कहता है यार जीएस अच्छा नहीं हुआ, इंग्लिश अच्छा नहीं। कोई बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि आपके इतने ही आएंगे। आपका वो सेट बेंचमार्क इतना है, आपको ये बेंचमार्क तक पहुंचना है, बस इसके ऊपर पहुंच जाओ, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ बेंचमार्क ये वाला पॉइंट जो कट ऑफ पॉइंट है, ये तो टच करना ही है ना आपको हर हाल में। फिर डे टू जब आएगा उसमें दिक्कत आती है, माइक्रो स्टैट्स इकोटेक्स टाइम नहीं मिलेगा भाई। आज ये 2 से 5 बजे आपने पेपर खत्म किया, ठीक है, 5:30 तक आप अपना सेंटर लीव करते हो। लेट सपोज आपका सेंटर कहीं ऐसी जगह पड़ा जो आपके घर से बहुत दूर है, 7 बजे तक आप अपने घर पहुंचते हो। दिल्ली का ट्रैफिक अलग मिला के मेट्रो से जाने के बाय डिफॉल्ट बात अलग है। ऐसा तो होगा नहीं ना 7 बजे गए पढ़ने बैठ गए, है ना, तो आपको रेस्ट वेस्ट करना है, खाना वाना खाना है। 8 साढ़े 8 बज गए, ठीक है, फिर आप थके हुए ऑलरेडी, फिर दोबारा कल 9 बजे जाना है। 9 बजे भी नहीं, इनफैक्ट 8 बजे निकलना, तभी जाके आप 9 बजे तक पहुंच पाते हो, और 8:30 गेट क्लोज हो जाते हैं। इसलिए तो आपको 8:30 से पहले पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा अपने सेंटर पे। सो कितना कम टाइम है मेरे पास रिवाइज के लिए, रिवाइज का तो टाइम ही नहीं मिला। 8 बजे मैं बैठता हूँ पढ़ने, 12 तक भी अगर पढ़ूँ, मैक्स 1 बजे तक भी पढ़ूँ, भाई नींद भी तो पूरी करनी है। पता चले भाई सुबह नींद, पेपर के टाइम वहाँ पे नींद ले रहा हूँ, कभी आँख खुल रही है कभी बंद हो रही है। माइक्रो का न्यूमेरिकल है, अच्छा ठीक है, ISLM है ये तो, भाई माइक्रो के न्यूमेरिकल में मेरे को ISLM लग रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं बचता रिवीजन के लिए, आप बस एक बार रीड कर सकते हो चीजें, बस इतना हो गया, वो भी बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत कम टाइम बचता है। तभी कट ऑफ कम जाती है, बिकॉज नो वन कैन अटेम्प्ट फुल पेपर। विधि के विधान आज तक का इतिहास है, किसी बंदे ने भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होता तो 450 का कट ऑफ होना होता, और इस बार तो 418 की कट ऑफ। इतना थोड़ा होता कि 600 650 700 नंबर होती ना कट ऑफ पे, अगर कोई बंदा कर पाता, बट नहीं कर पाते यार, इतना बड़ा चैलेंज है इस पेपर में। और कॉन्टिन्यूस एग्जाम है, कोई मेरे को बोले यार 2 दिन का गैप दे दो, 2 दिन बाद मेरे से माइक्रो का पेपर लिखवा दो, तो भाई तुमको क्या, फिर हर लोग तैयार हो जाएंगे पेपर करने के लिए। दिस इज द चैलेंज। क्योंकि आपको ये पेपर निकालने के बाद जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड मिलना है तो उसके लिए मेहनत भी तो वैसी ही होगी ना फिर, और टेस्ट भी वैसा होगा। क्लियर? सो दिस इज योर जीएस का फॉर्मेट। जीएस का फॉर्मेट समझ आ गया? तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे आपको अच्छा फोकस करना है भाई। इंडियन इकोनॉमी मस्ट 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 25 नंबर जा रहे हैं ना। इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ते तो 200 नंबर जा रहे हैं। अच्छा, तो 200 नंबर की इंडियन इकोनॉमी है भाई मेरे, इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। नाउ प्लानर, कैसे पढ़े, क्या स्टार्ट करें पहले, कब तक खत्म करना चाहिए सिलेबस, कितना टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। कम से कम 3 बार सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। अगर आप 3 बार सिलेबस रिवाइज करते हो तभी आपका पेपर 1 अटेम्प्ट में निकलता है, वरना फिर वो विधि का विधान की जगह साइकिल आ जाएगी। इस बार नहीं तो अगली बार, फिर अगली बार, 3 बार सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके आप पेपर निकाल पाते हो। हमारी क्लासेस 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं चलाऊंगा मैक्रो, साथ में इको ट्रिक्स, MWF ये, TTS ये, कहते संडे के दिन इट विल बी अ टेस्ट या डाउट सेशन। जो भी आपके डाउट्स है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, वरना आप टेस्ट भी कर सकते हो। देन जुलाई के बाद आता है अगस्त का महीना। देन आई विल स्विच टू मैक्रो, मेरी खत्म होगी तो मैं उठाऊंगा इंटरनेशनल से स्टार्ट कर देंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमी जिसमें थ्योरीज ऑफ आईटी है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, BOP प्लस ट्रिक्स खत्म होगी। देन आई विल स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। भाई एक थ्योरी पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर ऐसे चलाएंगे ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। एंड देखो ये पेपर 2 का पार्ट है ना, ये पेपर 1 का पार्ट, ये पेपर 1 का पार्ट, ये पेपर 2 का पार्ट, तो आपके दोनों पेपर साइमल्टेनियसली बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, फिर सितंबर का महीना आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद फिर दिवाली है, दशहरा है, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तो इसलिए मेरे को मेजर पोर्शन अपना यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उठाऊंगा मैं यहाँ पे। इसके साथ फिर मैं चलाता हूँ बाद में पब्लिक फाइनेंस, जो पेपर 3 का पार्ट बनता है, ये पेपर 2 का पार्ट बनता है। ठीक है, देन सितंबर हो गया। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा फेस्टिव सीजन रहता है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस बंद हो जाएगी भाई, क्लासेस चलती रहेगी, तो शो मस्ट गो ऑन। हाँ, बस दिवाली के दिन ऑफ होता है, दिवाली दशहरा, इसके अलावा सब जगह पढ़ाते हैं। और रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो आपके पास है ही ना, 180 क्लासेस का आपको प्री रिकॉर्डेड का एक्सेस मिल रहा है पूरा का पूरा। और सारा कंटेंट आपको मिलता है, ये हार्ड कॉपी में भी मिलता है, ड्राइव में भी मिलता है, प्लस नंबर तो है ही आपके पास, मेरे साथ भी कनेक्टेड रह सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हो, बस लाइव क्लास नहीं होती इन दिनों।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पब्लिक फाइनेंस है, ये खत्म होगा हमारा तो फिर मैं उठाता हूँ अक्टूबर के महीने में माइक्रो, पेपर 1, और ये टाइम लेती है खत्म होने में, इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में उठा रहा हूँ ताकि छोटे छोटे जो पार्ट ना ये जल्दी निपट जाए हमारे। तो माइक्रो चलेगी, उसके साथ में कुछ चल ही नहीं सकता। एमएमई आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। एमएमई जैसे मैंने कहा कि इस पेपर के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इट विल बी इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो खत्म होगी तो इंडियन इको चलेगा। साथ में आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इको, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एंड आपका फाइनेंशियल मार्केट, वो सारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर इनकॉर्पोरेट है। तो नवंबर में आपका सारा वाइंड अप हो जाता है। दिसंबर में इट विल बी द जीएस पोर्शन, साथ ही साथ आपका डिवीजन या जो भी आपके डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। देन इट विल बी प्योरली द टेस्ट। तो दिसंबर एंड तक मैंने अपना प्लानर खत्म कर दिया। 2024 जनवरी का मंथ, इसमें इट विल बी द टेस्ट सीरीज प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। जैन का महीना, फेब का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मेरे भाई मई का महीना, 5 महीने आपके पास मिल रहे हैं यार। एम्पल ऑफ टाइम दे रहा हूँ मैं तो आपको रिविजन ऑफ टेस्ट सीरीज के लिए, और ये प्लानर हमारा पूरा है। ठीक है, प्लस दूसरी बात, जैसे मेरा एक और बात बता रहा हूँ, बस लास्ट 2 मिनट और लूंगा। मेरा अटेम्प्ट है 2024 ऑफ जून। ठीक है, अब करंट अफेयर्स का कैसे करें। जनरली जो करंट अफेयर्स होते हैं, पेपर जो सेट होता है वो होता है आपका अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास आराम से सेट हो जाता है, ताकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट भी थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो उसके पहले के जितने करंट अफेयर्स हैं, मैंने एग्जाम यहाँ पे साइकिल में कब खत्म हुआ था, जून में हुआ था ना, तो मतलब 2023 जून के बाद से जुलाई ऑनवर्ड्स जितने भी करंट अफेयर्स हुए, इंडियन इको रिलेटेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड, कोई फाइनेंशियल मार्केट में चेंज आ गया, कुछ और चेंज हो गया, ये तो सारे स्टैटिक पोर्शन है, इसमें तो कुछ चेंज होता नहीं, ये एक डायनामिक पेपर है आपका बस। सो वो फिर हम यहाँ पे साइड बाय साइड करते हैं। एंड जीएस का पोर्शन फिर आप दिसंबर में उठाते हो। दिसंबर में आपकी देखो जीएस होती है, ये पेपर खत्म, ये पेपर 1 का पार्ट था, ये पेपर 2 था, ये पेपर 2 था, पेपर 1 था, तो पेपर 1 2 3 आपका अच्छे से मैनेज हो रहा है। एंड यस, एनवायरमेंटल इको भी यहीं पे इंक्लूड है, वो भी आपका यहीं पे साइड बाय साइड चलती है। एनवायरमेंट के आपको नोट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, बिकॉज उसमें कुछ इतना ज़्यादा समझाने का नहीं है, उसमें आपको रट्टा मारने का काम है। सीधी बात एनवायरमेंटल के लिए ये है। और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो तो यहाँ पे एनवायरमेंट पे इंक्लूड हो जाता है। तो एनवायरमेंटल को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, सीधी बात। सेम विद द जीएस, जीएस भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बट जैसे मैंने कहा पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है जी, एंड इकोनॉमी तो बाय डिफॉल्ट है। ये 3 एरिया आपका मैं अच्छे से कवर अप करवा देता हूँ। ज्योग्राफी के लिए भाई इतना कुछ समझाने का ज्योग्राफी में है नहीं, सो वो भी आपको रट्टा ही मारना पड़ता है। तो रट्टा जितना लग जाए अच्छी बात है, बट ये चीज़ें आपकी मैनेज हो रही है अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे आप फिर दिसंबर में अपनी जीएस उठाना एंड क्यूमुलेटिव बेसिस पे पढ़ाई करनी है। कहते हैं क्यूमुलेटिव बेसिस का मतलब क्या हुआ, बहुत लोगों का एक कॉमन डाउट होता है, दिक्कत होती है, डाउट नहीं बोलना चाहिए, दिक्कत क्या, दिक्कत ये कि हम आगे का पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, वो क्या, आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे पढ़ाई करो। जैसे आपने यहाँ पे मेरे साथ मैक्रो एंड ट्रिक्स खत्म की ना, आप अगस्त के मंथ में इंटरनेशनल और स्टैट्स पढ़ रहे हो, पढ़ तो आप ये मेरे साथ रहे हो, बट आपको रिवाइज ये दोनों इसी मंथ में भी करने हैं। अगस्त में आपकी इन दोनों की सेल्फ रिवीजन चलनी चाहिए, मैक्रो एंड ट्रिक्स की। ठीक है, सेल्फ रिवीजन मैक्रो की देयर आर, जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस थी लास्ट टाइम उसमें 20 क्लासेस के आसपास लगा था, 20 इको ट्रिक्स में लगा था, तो मतलब 40 के आसपास क्लासेस है इन दोनों की। तभी मैंने कहा जुलाई में मैं ये वाइंड अप कर दूंगा आराम से, वो मेरी टेंशन है, जुलाई में ये दोनों वाइंड अप करना, उसका आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है क्लासेस का, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई अभी स्टार्ट कर दो यार, अच्छी बात है, मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना कि आपका सिलेबस एक अच्छे पेज पे चल रहा है, तो मेरा काम भी आसान हो जाता है, फिर आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा, और मेरे को फिर आपके साथ बस एक टेस्ट रिलेटेड देखना पड़ेगा कि आपके आंसर राइटिंग कैसे चल रही है और आप आंसर कैसे लिखते हो। लिखा करो यार, लिखने से ही चीज़ें याद होंगी। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे पढ़ाई सेम ऐसी, जब आप सितंबर में आते हो तो जीडी और पब्लिक फाइनेंस तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, बट आपको मैक्रो, ट्रिक्स एंड इंटरनेशनल और स्टैटिस्टिक्स भी रिवाइज करनी है साथ साथ। ठीक है, तभी जाके भाई यहाँ पे तैयारी होगी। देखो एक बार ऐसे पढ़ रहे हो मेरे साथ, एक बार सेल्फ स्टडी कर रहे हो 2 बारी, ठीक है, फिर एक बार यहाँ टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो 3 बारी, फिर यहाँ पे फाइनल रिवाइज कर रहे हो, तो एक टॉपिक को आप कम से कम जब 4-5 बारी पढ़ते हो तो ही जाके आप पेपर पे लिख सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे पेपरों को निकालने के लिए समय चाहिए, तो समय देना पड़ेगा, समय नहीं दोगे भाई नहीं निकलेगा। मैं तो क्या स्वयं
धरती पे अगर साक्षात प्रभु भी आ गए और बोले तथास्तु, वो भी बोलेंगे बेटा कर्म करना पड़ेगा, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक छोटा सा वाक्य है, असुर लोग थे, असुर ये बोलते थे कि भाई हम ना, जैसे आपने सुना भी होगा असुरों और देवताओं की लड़ाइयाँ होती थी, तो असुर ये बोलते थे कि भाई देवताओं के पास अमृत है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं मिलता। तो असुर बोलते थे कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए कि जिससे हमारे पास भी कुछ हो, कि देवता हमें जब मन करता है भाई खत्म कर देंगे, तो हम क्या करें। तो असुर बोलते थे भाई अब हमें एक ही रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है, वो है मेहनत, हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत मतलब उस टाइम पे बोलते थे तपस्या, हमें तपस्या करनी चाहिए भगवान शिव की, ताकि भगवान शिव हमें अपना तथास्तु करके एक वरदान दे, ताकि जिससे हम देवताओं पे अपनी जीत कर सके। तो वो तपस्या करते थे, और तपस्या ऐसी करते थे कि मतलब भोलेनाथ है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान काम है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया मतलब आपको वरदान मिल गया। तो उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया, देवादिदेव महादेव की जब जिस पर कृपा हो जाती है तो उस पर फिर वो फिर दुनिया जीत जाता है। तो वही बात है, आपके लिए तपस्या है ये सिलेबस, उनके लिए तपस्या थी मेडिटेशन, एकांत रहना, ताकि हिंदी में से बोलते हैं आवाहन करना, महादेव का आवाहन किया ताकि आप हमें वरदान दो। उनकी तपस्या की, आराधना की, आपकी आराधना ये है, आपकी तपस्या ये है, क्योंकि आपको ये पाना है। ठीक है, उन्हें भगवान शिव का वरदान चाहिए था, आपको आईईएस का इंटरव्यू कॉल चाहिए, इसलिए बोलते हो भाई तपस्या करो, पढ़ाई करो। ठीक है, दीन दुनिया में कुछ नहीं रखा, इंस्टाग्राम में कुछ नहीं रखा। मेरा तो काम है यार इंस्टाग्राम चलाना, हमें तो प्रमोशन करनी है, इसलिए इस कारण तो हमें तो अपना काम भी देखना है ना। बट आपका क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है, आप ये पढ़ाई करो, उसके बाद बनाते रहना इंस्टाग्राम जितने मर्जी, वेरीफाइड मिल जाएगा आपको, एक बार पेपर निकल जाए तो ब्लू टिक। ठीक है, सो कोई भी अगर दिक्कत हो, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्लासेस डिटेल्स। कहाँ है मेरे अवधर, ये जी 98 110 42 456। भाई इंग्लिश में बोलूँ तो 9811042456। दिस इज माई व्हाट्सएप एज वेल एज द कॉलिंग नंबर। सो जो भी आपके डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको डिस्कशन करना है एग्जाम रिलेटेड या वैसे भी अगर कुछ, तो वो आप कर सकते हो। एंड आईएएस के साथ ही मैं आपके 3 पेपर्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, आरबीआई डीपीआर, नेट इकोनॉमिक्स, सेबी ग्रेडेड रिसर्च। और कोई अगर बंदा अभी बैचलर्स में है तो आपके लिए फायदा ये है कि एमए एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन है दैट इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस। जब आपने इतना बड़ा सिलेबस पढ़ लिया तो एमए एंट्रेंस इसके सामने कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। देखिए जब आप ये निकाल लेते हो या जब इसकी पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, तो अब कथा को करते हैं अंत। एंड थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में 3 जुलाई को, दर्शन करते हैं आपके। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।